India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी में आखिरी प्रयास कर चुके प्रत्याशियों की याचिका की खारिज। परीक्षा में अतिरिक्त मौके के लिए उम्र में छूट देने की लगाई थी गुहार। हिंदू उत्तराधिकारी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा हिंदू महिला पिता के परिवार को दे सकती है अपनी संपत्ति। धारा 15(1)(d) की व्याख्या की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अपील की अर्जी के निस्तारण के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश पर है आपत्ति। तिहाड़ जेल कस्टडी डेथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मृतक के पिता ने की 5 करोड़ मुआवजे की मांग। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त मौका देने की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना अंतिम प्रयास समाप्त कर लिया था। 9 फरवरी 2021 को जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अतिरिक्त मौके की मांग के खिलाफ प्रस्तुतियां दी और कहा कि अभ्यर्थी की याचिका अनुचित है क्योंकि उम्मीदवारों को 2020 में परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि पिछले साल यूपीएससी में आखिरी अटेम्प्ट देने वाले आवेदकों को एक बार और मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाले बेंच ने अर्जी खारिज कर दी। कोरोना काल में यूपीएससी एग्जाम में आखिरी अटेम्प्ट देने वाले आवेदकों को एक और मौका देने के मामले में उम्र में छूट देने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में कहा था कि केंद्र सरकार आखिरी अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट को एक और मौका देने के फेवर में नहीं है, लेकिन बाद में अपना रुख चेंज किया था। केंद्र ने कहा था कि जिन्होंने कोरोना काल में आखिरी अटेम्प्ट दिया है उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है, बशर्ते उनकी उम्र बची हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 1 साल के लिए उम्र में भी छूट दी जा सकती है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उम्र में छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाले बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया था कि यूपीएससी एग्जाम देने वाले उन आवेदकों को एक और मौका दिया जाना चाहिए जिनका पिछले साल आखिरी मौका था। एएसजी ने कहा कि कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयां सभी उम्मीदवारों को समान रूप से प्रभावित करती है और अगर अंतिम प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका दिया जाता है तो अन्य उम्मीदवार भी उसी तरह की मांग करने लगेंगे। इससे पहले केंद्र ने ऐसे अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि रियायत आयु रोक के अधीन होगी। 26 जनवरी को कार्मिक और परीक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया है कि उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका प्रदान नहीं किया जाएगा जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने में अपने सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया है। ये कहा गया कि एक अतिरिक्त अवसर का प्रावधान एक अंतर उपचार का निर्माण करेगा। यह केंद्र सरकार के पिछले सबमिशन से हटकर था जिसमें कहा गया था कि यह मुद्दा सक्रिय विचार के तहत और सरकार के एक प्रतिकूल रुख नहीं अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 15(1)(d) के दायरे में आएंगे और संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसके तहत हिंदू महिला पिता के परिवार को अपनी संपत्ति दे सकती है। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 15(1)(d) के तहत उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13(1)(d) को पढ़ने से साफ जाहिर है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना गया है जो संपत्ति को ले सकते हैं। लेकिन जब महिला के पिता की ओर से आए उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाता है जो संपत्ति को हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो परिवार के लिए अजनबी हैं और महिला के परिवार के सदस्य नहीं है। कोर्ट ने ये व्यवस्था एक ऐसे मामले में दी जिसमें एक महिला को उसके पति की संपत्ति मिली थी। पति की 1953 में मौत हो गई थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिला। उत्तराधिकारी कानून 1956 बनने के बाद धारा 14 के अनुसार पत्नी संपत्ति की एकमात्र पूर्ण वारिस हो गई। इसके बाद महिला ने इस संपत्ति के लिए एक एग्रीमेंट किया और संपत्ति अपने भाई के पुत्रों के नाम कर दी। इसके बाद उनके भाई के बेटों ने 1991 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया कि उन्हें मिली संपत्ति का स्वामित्व उनके पक्ष में घोषित किया जाए। महिला ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और अपनी संस्तुति दे दी। कोर्ट ने संपत्ति का स्वामित्व मंजूरी डिक्री के 7 जगनों के भाई के बेटों के नाम पर कर दिया। लेकिन संपत्ति के स्थानांतरण का महिला के पति के भाइयों ने विरोध किया और उन्होंने संस्तुति डिक्री को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हिंदू विधवा अपने पिता के परिवार के साथ संयुक्त हिंदू परिवार नहीं बनाती, इसलिए उसके पिता के बच्चों के नाम ये संपत्ति नहीं की जा सकती। पारिवारिक सेटलमेंट उन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है जिनका संपत्ति में पहले से ही अधिकार है। मगर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(d) की व्याख्या की और कहा कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन अजनबी नहीं है, वो भी परिवार का हिस्सा है। कानून में आए शब्द परिवार को संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता, इसे विस्तारित अर्थ में देखना होगा जिसमें हिंदू महिला के परिजन भी शामिल होंगे। कोर्ट ने साथ में ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्ति जिसमें पहले से ही अधिकार सृजित है, उस पर यदि कोई संस्तुति डिक्री होती है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(2) के तहत पंजीकृत करवाने की जरूरत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों अवैध निर्माण और खासकर माफिया के अवैध निर्माण पर खूब बुलडोजर चला था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में सरकारी बुलडोजर थम गया है। निजी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहाने से पहले अपील दाखिल करने का समय देने की हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त प्रदेश सरकार को मंजूर नहीं है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से पहले अपील की अर्जी पर फैसले का इंतजार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 में प्रदेश सरकार को 2 महीने के भीतर किसी भी दिन अवैध निर्माण ढहाने का अधिकार दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश देते वक्त इस प्रावधान पर गौर नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटू अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का निर्माण ढहाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2020 को निजी जमीन पर बने निर्माण के बारे में पूरे प्रदेश के लिए समान आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार की अथॉरिटीज जहां भी किसी निजी जमीन पर बने निर्माण को ढहाने का आदेश जारी करेंगी, वहां उस मामले से संबंधित अथॉरिटी कानून में अपील दाखिल करने का समय बीतने तक इंतजार करेगी और अपील की अवधि बीतने तक निर्माण नहीं ढहाएगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर अपील के साथ अंतरिम राहत के लिए अर्जी दाखिल की गई है तो अपीलीय अथॉरिटी जल्द से जल्द 2 सप्ताह में उस अर्जी को निपटाएगी। अंतरिम अर्जी निपटने तक निर्माण नहीं ढहाया जाएगा। ढहाने का आदेश पारित करने से संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जिसके खिलाफ आदेश पारित हुआ है उसे कानून सम्मत ढहाने का आदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते याचिका में कहा, हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत ये गैर जरूरी आदेश दिया है।
आदेश देते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि याचिकाकर्ताओं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर ने सही तथ्यों को छुपाया और गलत तथ्य पेश किए। उन लोगों ने कहा उनके पास रेस्टोरेंट के निर्माण की मंजूरी थी, जबकि याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से HDFC बैंक, ATM स्टोर्स, सीढ़ी दुकानें और पहली मंजिल पर रिहायशी कमरे बनवा रखे थे। ये कानून का तय सिद्धांत है कि अगर किसी ने झूठी सूचना या हलफनामे के आधार पर मंजूरी प्राप्त कर ली है तो उस मामले में अथॉरिटी के निर्णय में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट और रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के विधायी प्राविधानों से सीधा टकराव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब चीफ जस्टिस S.A. बोबडे को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को योर ऑनर कहकर संबोधित न करें। दरअसल एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन जैसे ही मामला सुना जाना शुरू हुआ तभी बात फंस गई। याचिका दाखिल करने वाले लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने अपनी बात कहनी शुरू की तो उन्होंने चीफ जस्टिस को योर ऑनर कहकर संबोधित किया। इसी पर तुरंत टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा कि आपने यहाँ पेश होने से पहले होमवर्क नहीं किया है, आप शुरुआत में ही बेंच को गलत तरीके से संबोधित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप योर ऑनर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में या तो अमेरिका की कोर्ट है या कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है। हम इन दोनों में से कोई भी नहीं है। जिसके बाद लॉ स्टूडेंट की ओर से कहा गया कि वह आपको माय लॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस बोबडे ने कहा कि याचिका के अलावा कुछ और सुनने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। CJI बोबडे अकेले जज नहीं है जो भारत में न्यायाधीशों को माय लॉर्ड और साथ ही योर लॉर्डशिप या योर ऑनर कहे जाने को लेकर उन्होंने विरोध किया है। पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस TBN राधाकृष्णन ने बंगाल और अंडमान के सभी न्यायिक अधिकारियों को लिखित में कहा था कि वे जस्टिस राधाकृष्णन माय लॉर्ड या लॉर्डशिप कहकर न संबोधित करें। साल 2020 में ही दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश S. मुरलीधर ने सभी वकीलों से इसी तरह का अनुरोध किया था कि उन्हें संबोधित करते हुए माय लॉर्ड या लॉर्डशिप जैसे शब्दों का उपयोग न करें। और उससे पहले जुलाई 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट के फुल बेंच ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 वर्षीय परीक्षण बंदी के पिता द्वारा दायर याचिका पर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बंदी का कथित तौर पर जेल के अंदर चाकू की चोटों के बाद निधन हो गया था। दरअसल याचिका में हिरासत में मृत्यु के कारण 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा M. सिंह ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और ये भी निर्देश दिया कि तिहाड़ जेल अधिकारियों और दिल्ली सरकार द्वारा 3 दिनों के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई जाए। और ऐसे में अदालत ने मामले को 5 मार्च को लेकर आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए उस दिन भी CCTV फुटेज भी मांगा है। और साथ ही आपको बता दें कि जब याचिकाकर्ता के बेटे की मौत हो गई थी, अदालत ने कहा कि CCTV फुटेज को जब्त किया जाना चाहिए था। अली शेर की ओर से दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों और दिल्ली सरकार को अदालत के निर्देश पर 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है। मौत पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध और इसके खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले में सह आरोपी शांतनु मुलुक के अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार तक के लिए ये स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि ये सुनवाई स्थगित करने के साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। शांतनु की ओर से अधिवक्ता सलीम नावेद उपस्थित हुए। नावेद ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी, जो उसे 26 फरवरी 2021 तक अंतरिम संरक्षण प्रदान करेगी। मगर इसके बाद ही शांतनु को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है। इसे देखते हुए न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। शांतनु अगर अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट FIR के संबंध में सोमवार को जांच में शामिल हुए। दोनों सह आरोपी सोमवार को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के द्वारका कार्यालय के समक्ष उपस्थित थे।
पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने दिल्ली के जेल महानिदेशक से कहा कि वे कैदियों को अदालत में फिजिकल तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का विकल्प देने पर विचार करें। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अदालत में फिजिकल तौर पर पेश होने के बाद उनको हर बार 14 दिन की क्वारंटीन होना पड़ रहा है, जो कि उनके अधिकारों के लिए पूर्वाग्रही है। इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति देने वाले 1 फरवरी के आदेश को जारी रखा जाए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जेल अधिकारियों ने 14 दिन क्वारंटीन करने का नियम बना रखा है। इस संबंध में पहले भी एक अन्य जेएनयू छात्र इस मामले की सुनवाई उसने समय प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के समय ये प्रस्तुत किया था कि उनको हर बार फिजिकल तौर पर सुनवाई के बाद ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है, परंतु उनको समान रूप से उन जेल अधिकारियों से वायरस लगने का खतरा भी रहता है जो बाहर जाते हैं, लेकिन उनको वापस आने पर क्वारंटीन नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जारी किए गए निर्देश इस मुद्दे को लेकर निचली अदालतों द्वारा पारित किसी अन्य विशिष्ट निर्देश या हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रशासनिक निर्देश के अधीन होंगे। वहीं महानिदेशक का जेल का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अनुज अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि 19 फरवरी से क्वारंटीन की अवधि को कम करके 5 दिन कर दिया गया है। उन्होंने लिखित जवाब दाखिल करने और आदेश को रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कुछ समय दिए जाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को 2 नए न्यायमूर्तियों ने शपथ ली। इसके साथ ही हाईकोर्ट में अब स्वीकृत 60 पदों के सापेक्ष न्यायमूर्तियों की संख्या 31 हो गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति अमित बंसल को पद की शपथ दिलाई। जसमीत सिंह और अमित बंसल को कानून मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रहे जसमीत सिंह के पास वकालत का 27 साल का अनुभव है और वर्ष 1992 से दिल्ली हाईकोर्ट और इसकी अधीनस्थ अदालतों में वकालत कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जसमीत की सर्विसेज और सिविल कानून में विशेषज्ञता है। वहीं न्यायमूर्ति अमित बंसल शिक्षा कानूनों, मध्यस्थता कानून और अप्रत्यक्ष करों के साथ ही सेवा कानून में माहिर है। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के एक वरिष्ठ वकील वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्थायी सलाहकार और कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया है। I, Jasmeet Singh, having been appointed as a judge of the High Court of Delhi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. I, Amit Bansal, having been appointed as a judge of the High Court of Delhi, having been appointed as the judge of the High Court of Delhi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में आंगनबाड़ियों की स्थिति पर यूपी सरकार से पोषण कार्यक्रम के संबंध में जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की
खंडपीठ ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि रिट के लिए ये याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें पोषण आहार से संबंधित योजना सहित आंगनबाड़ी परियोजनाओं को लागू करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर इस पर हलफनामा दायर करने को कहा है। जनहित याचिका निशांत चंद्र और अन्य ने दायर की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश आंगनबाड़ियों के पास बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के कमजोर वर्गों में आने वाले अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं और आंगनबाड़ियों के पास न तो पर्याप्त साधन है और न ही वे साधन को उचित रूप से पोषण आहार के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कहते हुए भोजन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का निहितार्थ है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में आंगनबाड़ियों पर भरोसा करने वाले बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अदालत ने टिप्पणी की थी कि बच्चे इस राष्ट्र के धन हैं और हमारी असफलता या वर्तमान स्थिति में योगदान में देरी से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और सामान्य कल्याण पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को हाथियों के स्वामित्व पर रोक लगाने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे निर्दयता से निपटना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि एक नीति बनाए जिसके तहत व्यक्ति या मंदिरों को हाथियों का मालिकाना हक न दिया जाए। हाथियों का स्वामित्व प्रतिबंधित हो। जानवरों के साथ निजी स्वामित्व में हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि एक समान नीति होनी चाहिए जिसके तहत व्यक्तियों और मंदिरों के लिए भविष्य में हाथियों का स्वामित्व पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा हाथियों और अन्य जानवरों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से तेजी से और निर्दयता से निपटा जाना चाहिए। एक समान नीति होनी चाहिए कि सभी हाथी निजी स्वामित्व में हो या मंदिर के स्वामित्व में, वन विभाग की देखरेख में हो। उन्होंने आगे कहा वन विभाग को निजी और मंदिरों के स्वामित्व में पल रहे हाथियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए जिसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, जैसा कि एक वीडियो से स्पष्ट था जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बेंच रंगराजन नरसिम्हन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि ये जांच की जाए कि मंदिरों और निजी स्वामित्व के हाथियों का उपयोग मालिक आनंद के लिए करते हैं या उनका भारी सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि बेंच ने कहा कि सभी उद्देश्यों के लिए जानवरों के शोषण को रोका जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जानवरों को केवल सीमित सरकार नियंत्रित उपयोग जैसी कि घुड़सवारी या समुद्र तट पर ऊंट सवारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये चेतावनी दी गई कि इन जानवरों को भी निजी तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे उपयोग की निगरानी करना संभव नहीं है। पीठ ने राज्य सरकार को उक्त मामले पर एक व्यापक और दिशा निर्देशों के साथ 8 सप्ताह की अवधि के भीतर आने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा मामले में विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है। हाथियों के पुनर्वास के उपाय किए जा सकते हैं और भविष्य के लिए उपाय किए जा सकते हैं ताकि राज्य में जानवरों का किसी भी तरह से शोषण न हो। मामले पर 27 अप्रैल 2021 को अगली सुनवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.